स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल गेट चैनल में। इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस है जिनसे आपका सारा ट्रांसफार्मर कवर हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड, 50% लोड, 80% लोड, नो लोड। तो पावर ट्रांसफार्मर के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये जनरेटिंग स्टेशन पे कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि हाई वोल्टेज पे कनेक्ट होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर या तो फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं या फिर करते ही नहीं है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर कॉपर लॉस, वाइंडिंग लॉस, टोटल लॉस, कोर लॉस। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है कोर लॉस या आयरन लॉसेज डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। लोअर वोल्टेज की तरफ करते हैं, एलवी साइड पे करते हैं, और जो सेकेंडरी साइड है वो ओपन रखी जाती है। तो यहाँ जो आंसर होगा कोर लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, म्यूचुअल फ्लक्स, लोड करंट, अप्लाइड वोल्टेज। तो जो लीकेज फ्लक्स होता है वो वाइंडिंग के एमएमएफ पे डिपेंड करता है। एमएमएफ मतलब होता है करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो करंट का मतलब है यहाँ पे लोड करंट। तो लीकेज फ्लक्स आपका लोड करंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट स्टील। तो ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है जिससे कि हिस्टेरिस लॉस कम से कम हो। तो यहाँ पे आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ए ट्रांसफार्मर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, प्रोवाइड कोल्ड एयर इन द ट्रांसफार्मर, द फिल्टर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, नन ऑफ द अबव। ब्रीदर की फंक्शनिंग से पहले आपको ब्रीथिंग पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। व्हेन द ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सपेंड्स or contracts by the change in temperature, there is a displacement of air. When the transformer cools, the oil level goes down and the air is drawn in. This is known as breathing. मतलब एयर को खींचना breathing कहलाता है। The air coming is passed through a device called breather for the purpose of extracting moisture. तो जो breather है वो moisture को extract करने का काम करता है। The breather consists of a small vessel which contains a drying agent silica gel. सिलिका जेल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ब्रीदर में एक ड्राइंग एजेंट होता है जिसको सिलिका जेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नंबर 1, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज वेरीज विद द लोड इन द ट्रांसफार्मर, कोर लॉस, कॉपर लॉस, बोथ कोर एंड कॉपर लॉस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा कॉपर लॉस। अपने जो कोर लॉस होते हैं वो तो कांस्टेंट रहते हैं और कॉपर लॉस जो है वो लोड पे डिपेंड करते हैं। लोड पे इस तरह से डिपेंड करते हैं, जैसे आपने फुल लोड का हाफ लोड लगाया हुआ है तो जो कॉपर लॉस होगा वो होगा हाफ स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। यदि आपने 1/3 लोड लगाया तो 1/3 स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ जो आंसर होगा वो कॉपर लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर आर लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू reduce hysteresis loss, reduce hysteresis and eddy current loss, minimize eddy current loss, copper loss। तो ट्रांसफार्मर कोर जो लेमिनेशन करते हैं वो एडी करंट की मिनिमाइजेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा मिनिमाइज एडी करंट लॉसेज, और हिस्टेरिसिस लॉसेज के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट इन ए ट्रांसफार्मर इज प्रेफर्ड विथ रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, रेटेड ट्रांसफार्मर करंट, डायरेक्ट करंट, हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है एलवी वाइंडिंग की तरफ किया जाता है और रेटेड जो एलवी वोल्टेज है वो लगाया जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर एट विच द ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स इज यूनिटी, 0.8 लैगिंग, 0.8 लीडिंग, डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो जब भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर का तो हम जो लोड करंट होती है उसका फेजर बनाते हैं जितना लोड का पावर फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो आंसर होगा डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। Which of the following will improve the mutual coupling between primary and secondary circuit? Transformer oil of high breakdown voltage, high reluctance magnetic core, winding material of high resistivity, low reluctance magnetic core। तो इसका आंसर होगा लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। म्यूचुअल कपलिंग बढ़ाने का मतलब है फ्लक्स बढ़ाना, और फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस जितना कम से कम होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो यह आंसर होगा रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट इट्स फुल लोड एंड इट्स एफिशिएंसी इज ऑल्सो मैक्सिमम। द आयरन लॉस इज 1000 वॉट, देन इट्स कॉपर लॉस एट हाफ ऑफ द फुल लोड विल बी 250 वॉट, 300 वॉट, 400 वॉट, 500 वॉट। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है
एफिशिएंसी इज ऑल्सो मैक्सिमम। एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? जब कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज सेम होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर वर्क करा फुल लोड पे, तो फुल लोड कॉपर लॉस जो है आयरन लॉस के इक्वल होगा, फुल लोड कॉपर लॉस भी 1000 वॉट रह जाएगा। अब हमें पूछा है हाफ लोड पे, तो हाफ के लिए क्या करेंगे, हाफ स्क्वायर इंटू 1000, वो आएगा अपना 250 वॉट। तो यहाँ पे आंसर होगा 250 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियरली एट 100% ऑफ फुल लोड, 50 to 70% ऑफ फुल लोड, 25% ऑफ फुल लोड, 10% ऑफ फुल लोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कस्टमर एंड पे कनेक्टेड होते हैं, उनकी एवरेज लोडिंग डे पूरे डे में 50 to 70% होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा 50 to 70% ऑफ फुल लोड। A 2 kVA transformer has an iron loss of 150 watt and full load copper loss of 250 watt. The maximum efficiency of the transformer will occur when the total loss is। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब आयरन लॉस और कॉपर लॉसेज बराबर होते हैं। हमें दिया हुआ है आयरन लॉस 150 वाट, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉस भी 150 वाट होगा, तो टोटल लॉस हो जाएंगे 300 वाट। यहाँ पे आंसर होगा 300 वाट। द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन ए फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज है। तो हमें निकालना है आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है आयरन लॉसेज दो लॉसेज का सम होते हैं, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। हिस्टेरिसिस लॉसेज होते हैं KHF BM की पावर 1.6 और एडी करंट लॉसेज होते हैं KE F² BM² T²। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लॉसेज PT मिलेंगे। PT के नीचे F ले जाएंगे तो PT/F लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जो कि एक इक्वेशन आएगी C1 + C2F टाइप की। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y = mx + c जैसी है। तो जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप बनती है। तो यहाँ जो आंसर होगा ए स्ट्रेट लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप। SSC 2012 में इसी की जैसा क्वेश्चन आया हुआ है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लॉस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शीट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगेंस्ट वेरिंग फ्रीक्वेंसी F। PI इज द आयरन लॉस एट फ्रीक्वेंसी F। हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेज ऑफ द शीट एट 100 हर्ट्ज आर। तो हमें 100 हर्ट्ज पे हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेज निकाल लें। तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि आयरन लॉसेज जो होंगे PE + PH के इक्वल होंगे। PE KE F² के बराबर है, PH KH F के बराबर है। PI/F निकालेंगे तो लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी मिलेगा KEF + KH। KH जो इंटरसेप्ट बनेगा, KE स्लोप बनेगी। हिस्टेरिसिस लॉसेज के लिए KH × F करेंगे, 0.0 × 100 1 वोट आएगा। PE के लिए स्लोप × F² करेंगे, जो कि आएगा 10 वोट। यहाँ पे आंसर होगा 1 वोट, 10 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरिसिस लॉसेज आर प्रेजेंट इन आयरन कोर coil when the current in the coil is sinusoidal only, current in the coil is alternating, current is unsymmetrically alternation only, the current in the coil is DC only। तो हिस्टेरिसिस लॉसेज होते हैं वो मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण होते हैं। मैग्नेटिक रिवर्सल मतलब करंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जानी चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं कि करंट जो है साइनोसॉइडल है, हमें इस बात से मतलब है कि करंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में होनी चाहिए, चाहे ट्राइंगल शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल शेप में हो, किसी भी शेप में हो, लेकिन अल्टरनेटिंग टाइप की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा अल्टरनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेल्डिंग पर्पज द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर यूज शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग हाई वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट। तो वेल्डिंग पर्पज के लिए जो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं वो हाई करंट वाला होना चाहिए, जिससे कि आर्क बने। आर्क तब बनेगी जब करंट जो है ज़्यादा रहेगी और इलेक्ट्रिक शॉक कम से कम लगे। इसके लिए हमें लो वोल्टेज का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर होगा लो वोल्टेज हाई करंट, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकॉल्स रिले इज ए वोल्टेज सेंसिटिव रिले, करंट सेंसिटिव रिले, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव रिले, गैस एक्चुएटेड रिले। तो बकॉल्स रिले गैस एक्चुएटेड रिले होती है। होता क्या है कि ये बकॉल्स रिले ये ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर में यूज होती है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल इवेपोरेट होता है तो बकॉल्स रिले ऑपरेट करती है और ट्रांसफार्मर में एक विंडो होती है, जिस भी तरह का फॉल्ट होता है तो उसी तरह का कलर वाला वेपर निकलता है। तो वहाँ से हम अनुमान लगाते हैं कि किस तरह का फॉल्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्कॉट कनेक्शन इफ द रेशियो ऑफ द मेन ट्रांसफार्मर इज के देन द टीजर ट्रांसफार्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ। स्कॉट कनेक्शन हम 3 फेज से 2 फेज या 2 फेज से 3 फेज कन्वर्जन में यूज करते हैं। इसमें 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, मेन और टीजर। मेन का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के है, तो टीजर का 2k/√3 होता है। तो इसका आंसर है 2k/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी ऑफ ए सिटी जनरली डिजाइन फॉर 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। यहाँ आंसर होगा 5 एम्पियर। सीटी क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसकी जो सीटी करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है वो लोड सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होती है और इसमें जो टर्न है वो कम रहते हैं, या हम बार प्राइमरी भी इसको बोल सकते हैं। और सेकेंडरी उसमें टर्न ज़्यादा रहते हैं और जो सेकेंडरी में करंट है उसको
एमीटर से हम मेजर कर लेते हैं और उसकी रेटिंग जो है 5 एम्पियर की होती है। तो यहाँ पे आंसर है 5 एम्पियर। द सेकेंडरी ऑफ ए पीटी इज जनरली डिजाइन फॉर, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो लगभग 110 वोल्ट के लिए डिज़ाइन होती है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द इनपुट पावर टू ए 3 फेज ट्रांसफार्मर इज, 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो इनपुट पावर अगर मैं लाइन वोल्टेज की टर्म में देखूँ तो √3 VL/IL cos फाई इनपुट पावर फैक्टर है। अगर मैं फेज के टर्म में देखूँ तो 3V फेज I फेज cos फाई। नंबर 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर्स आर रेटेड इन केवीए इंस्टेड ऑफ केडब्ल्यू, बिकॉज ये आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दी जाती है ना कि किलोवाट में। क्यों? क्योंकि टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड्स ऑन वोल्ट एम्पियर। तो इसका 3rd आंसर बिल्कुल सही है। ए ट्रांसफार्मर हैज़ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज 0 लीडिंग लैगिंग यूनिटी। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है VNL माइनस VFL अपॉन VFL, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। होता क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है जो कि फुल लोड पे वर्क कर रहा है, तो उसकी जो सेकेंडरी है जो फुल लोड पे वर्क कर रही है उसको आपने एकदम से अनलोडेड कर दिया, नो लोड कर दिया, तो जितना भी वोल्टेज में चेंज होगा वो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। प्रीवियस कंडीशन के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, यानी कि फुल लोड के रेस्पेक्ट में, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। ट्रांसफार्मर में जब निकालते हैं तो I2 R2 cos फाई 2 प्लस X2 sin फाई 2 अपॉन V2 आता है। अब इसका जब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए निकाला हुआ है, लीडिंग पावर फैक्टर में sin फाई 2 नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जिससे कि 0 आ जाएगा। नेगेटिव भी लीडिंग के केस में मिलता है, मैक्सिमम जो है लैगिंग के केस में मिलता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका लीडिंग में, ठीक है, लीडिंग में 0 मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। हायर फ्लक्स डेंसिटी का यूज़ करते हैं हम डिक्रीज द वेट पर केवी, वेट कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ केस द फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो देन द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो इन 3 फेज वाई डेल्टा ट्रांसफार्मर इज। फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो हमें के दिया हुआ है, अब हमें निकालना है वाई डेल्टा। तो वाई डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज हुआ, और डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा √3 टाइम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांसफार्मर OC और SC की बात हो रही है, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम LV साइड पे करते हैं और SC टेस्ट हम HV साइड पे करते हैं, तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन ए वेल्डिंग सेट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, वोल्टेज कम रखते हैं और करंट ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर अकर्स बिकॉज द अप्लाइड वोल्टेज इज साइनोसॉइडल, एयर इज नॉट ए गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, द ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एफिशिएंट डिवाइस, आयरन कोर हैज हाई परमेबिलिटी। तो इसका आंसर है एयर इज नॉट ए गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि जो वाइंडिंग होती है वहाँ से फ्लक्स जनरेट होता है, और वाइंडिंग जो मेन फ्लक्स है वो तो कोर से फ्लो हो जाता है, और जो बाकी बचा फ्लक्स है वो एयर में लीक कर जाता है। लीक करने का कारण ये है कि एयर जो मैग्नेटिक इंसुलेटर परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है द नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली इक्वल टू लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है नो लोड इनपुट पावर आयरन लॉसेज के बराबर होती है, तो 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। द नो लोड प्राइमरी करंट I0 इज अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो नो लोड करंट जो है ट्रांसफार्मर की वो काफ़ी कम होती है, 3 to 5% होती है, क्योंकि हम फ्लक्स के जो मूवमेंट है उसके लिए आयरन कोर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो नो लोड करंट है वो काफ़ी कम होती है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर्स ऑफ द सेम पावर। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक मोटर। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होता, तो रोटेशन लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज, विंडेज लॉसेज, किसी भी प्रकार का शाफ्ट से रिलेटेड कोई लॉस नहीं होता, तो इसकी एफिशिएंसी मच हायर देन द इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वाइंडिंग हैज 1000 टर्न्स and the secondary 100 turns. If the power input the above transformer is 1000 watt, the power output is, तो इसमें देखिए 100% एफिशिएंट ट्रांसफर मतलब कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। इनपुट दिया हुआ हमने 1000 वाट, तो आउटपुट भी हमें कितना मिलेगा? 1000 वाट ही मिलेगा। 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। द नॉइस इन ए ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन सेट बाय द मैग्नेटिक फोर्सेज इज कॉल्ड। तो ट्रांसफार्मर में जो भी वाइब्रेशन के कारण जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं हम हमिंग नॉइस। आपको याद रखना है इसको, हमिंग नॉइस बिल्कुल सही आंसर है। फॉर ए ट्रांसफार्मर टू बी टेस्टेड एट फुल लोड कंडीशन बट कंज्यूमिंग ओनली लॉसेज फ्रॉम द मेन V2, यानी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करना है
लेकिन सिर्फ लॉसेज ही सप्लाई होनी चाहिए, कोई और पावर सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं बैक टू बैक टेस्ट, जिसको हम संपनर टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। विच लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोजेज द कॉज प्रोड्यूसिंग डैम। तो इसमें लेंज लॉ बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेनेवर इट लाइज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, लाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कट्स मैग्नेटिक फील्ड, मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो फेराडेज लॉ के अनुसार जो अपना जो ईएमएफ है वो होता है -d∅dt, और ये तभी जनरेट होता है जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। तो इसमें थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, स्मॉलर BH लूप एरिया, हाई रिटेंटिविटी। तो हिस्टेरिसिस लॉसेज जो है BH कर्व के एरिया पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा BH कर्व का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होंगे। तो हिस्टेरिसिस लॉस की कमी के लिए हम क्या करना, BH लूप का एरिया कम से कम रखना होता है। तो इसमें थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन when the operator is not available, when iron losses are to be reduced, when efficiency consideration can be ignored, when the transformation ratio is small। फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम तब करते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका कम होता है। तो इसमें फोर्थ बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज यूज एज इंसुलेटर, कूलेंट, बोथ ए एंड बी इनर्ट मीडियम। बिल्कुल थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल को इंसुलेटर और कूलेंट दोनों के रूप में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेटर टैंक इज यूज टू टेक अप द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल ड्यू टू टेम्परेचर राइज, टू एक्ट एज एन ऑयल स्टोरेज, फॉर बेटर कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नन ऑफ द अबव। कंजर्वेटर टैंक ब्रीदर के साथ ही यूज होता है। जब भी ऑयल एक्सपेंड होगा तो जो ऑयल है वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, टू टेक अप द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल ड्यू टू टेम्परेचर राइज। स्टेप्ड कोर आर यूज इन ट्रांसफॉर्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस। ये आपको याद रखना है। स्टेप्ड कोर का यूज़ हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉपर को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉट कनेक्शन आर यूज फॉर। स्कॉट कनेक्शन हम 3 फेज से 2 फेज कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, या फिर 2 फेज से 3 फेज, दोनों ही प्रकार के ठीक है। तो इसमें थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स है वो मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों प्रकार से लिंक होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन भी होता है, कंडक्शन एक्शन भी इसमें होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ए ट्रांसफॉर्मर चेंजेस AC टू DC, DC टू AC, स्टेप्स अप और डाउन DC वोल्टेज एंड करंट, स्टेप्स अप और डाउन AC वोल्टेज एंड करंट। तो बिल्कुल फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्टेप्स और डाउन, स्टेप अप और डाउन AC वोल्टेज एंड करंट। ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफॉर्मर टू। ब्रीदर का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आंसर होगा नंबर 1, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर आर कंडक्टिवली लिंक्ड, इंडक्टिवली लिंक्ड, इलेक्ट्रिकली लिंक्ड, मैकेनिकली लिंक्ड। तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग इंडक्टिवली लिंक्ड होती है, दोनों की दोनों म्यूचुअल इंडक्टिव इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। कम्यूटेटर, कंजर्वेटर टैंक, रेडिएटर, टैप चेंजर। कम्यूटेटर ट्रांसफॉर्मर का पार्ट नहीं होता, ये DC मोटर या DC जनरेटर का पार्ट होता है। तो 1 बिल्कुल ठीक है। इन ए 3 फेज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर 1 फेज बर्न्स अप, द ट्रांसफॉर्मर विल सप्लाई। अच्छा, डेल्टा डेल्टा की एक फेज जो है जल जाती है या डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उस कनेक्शन को बोलते हैं VV कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो बाकी जो जितना भी KVA सप्लाई होता है वो 57.7% ऑफ आउटपुट होता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफॉर्मर बकॉज रिले विल ऑपरेट व्हेन एवर देयर इज। बकॉज रिले यूज करते हैं इंटरनल फॉल्ट के लिए। तो ये तभी ऑपरेट करती है जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई फॉल्ट होता हो। तो यहाँ पे आंसर होगा लार्ज इंटरनल फॉल्ट। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।